हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में आज टॉपिक होगा रंग, कलर। देखिए दोस्तों, कलर होता क्या है? एक्चुअल में कलर क्या है? तो ये एक हम कह सकते हैं कि प्रकाश का गुण है। कलर क्या होता है? प्रकाश का गुण है, जो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। प्रकाश क्या है? सॉरी, रंग क्या है? तो प्रकाश का गुण है जो उसकी तरंग पर क्या करती है, तो सॉरी तरंग दैर्ध्य पर, वेवलेंथ पर क्या करती है? डिपेंड होती है, निर्भर करती है। उसी को क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। अब देखिए, रंग जो होती है ये तीन प्रकार का होता है। रंग को जो है, कलर को जो है, तीन हिस्सों में बांटा गया है, और यह है प्राथमिक रंग, दूसरा है द्वितीयक रंग, और तीसरा है पूरक रंग। देखिए, तीन रंग में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंप्लीमेंट्री। प्राइमरी रंग क्या होता है? प्राथमिक रंग, तो जिन रंगों का निर्माण, जिन रंगों का निर्माण किसी अन्य रंगों की सहायता से नहीं होता। मतलब करेक्ट, प्राइमरी कलर के होते क्या है? तो प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिनका निर्माण जो होता है किसी अन्य रंगों के मिलाने से नहीं होता, बल्कि खुद से होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। अब प्राथमिक रंग होते कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग देखिए, दूसरा टॉपिक क्या है? ये तो मैंने बता दी कि प्राथमिक रंग है क्या, दूसरी क्या है? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है लाल, नीला और हरा। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये जो होते हैं आपके प्राथमिक रंग होते हैं। तीसरी टॉपिक क्या है कि टीवी में, टेलीविजन में इन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं रंगों का, अर्थात प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक इन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा प्राथमिक रंग क्या होता है। अब आते हैं द्वितीयक रंग पे। द्वितीय रंग में देखिए क्या क्या होता है। तो द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं, वे रंग जिनका निर्माण प्राथमिक रंगों को मिलाने से किया जाता है। प्राथमिक रंगों के मिलाने से होता है। प्राथमिक रंगों को जब मिलाया जाता है तो उनका निर्माण क्या होता है? द्वितीयक रंगों का निर्माण हो जाता है। तो द्वितीयक रंग में आता कौन कौन सा है? तो देखिए, इसमें आ जाएगा आपका द्वितीयक रंग में, वो है पीला, उसके बाद आता है पीकॉक नीला, उसके बाद जो आता है मैजेंटा। ये तीन रंग जो होते हैं आपके द्वितीयक रंग होते हैं। उसके बाद है पूरक रंग क्या होते हैं? तो पूरक रंग क्या होता है कि जब दो रंगों को मिलाने के बाद एक तीसरा सफेद रंग प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूरक रंग। अर्थात प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है, उसे पूरक रंग कहते हैं। उसे पूरक रंग कहते हैं। तो आपने देखिए बच्चों कि पूरक रंग जो है क्या है? जब उसको हम मिलाते हैं और मिलाने के फलस्वरूप जो है हमारा क्या होगा कि
सफेद रंग प्राप्त हो जाएगा तो उसी सफेद रंग को हम क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि यहां पे मैं रख देता हूं, ऐसे बना देता हूं, सेकेंडरी के लिए मैं बता दूं जरा सा। ये मान लीजिए कि लाल है यहां पर, और ये है आपका हरा, ये हो गया नीला, और बीच में रख दिया सफेद, व्हाइट को रख दिया। अब क्या हो, द्वितीय रंग की बात कर रहा हूं कि जब लाल और हरा को मिलाया जाता है तो बन जाता है पीला। अब देखिए जब नीला और हरा को मिलाया जाता है तो यह बन जाता है पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। अब देखिए जब नीला और लाल को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाते हैं, इनके फलस्वरूप तो वो बन जाता है मैजेंटा। तो देखिए मैजेंटा, पीकॉक नीला और पीला, ये तीनों जो है आपके सेकेंडरी है। अब क्या होगा कि यदि हम इन सबको मिलाऊं और मिलाने के फलस्वरूप जो है, जो हमारा क्या बने, व्हाइट बने, उसको हम क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। तो आप, आशा है कि आप समझ गए होंगे। ये तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए विक्षेपण का मतलब क्या है, बट जाना। विक्षेपण का अर्थ क्या है, हम कह सकते हैं यहां पे विक्षेपण का अर्थ है बट जाना। अब बट जाने का मतलब देखिए, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है। इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरेगी, मान लीजिए कि हमारा प्रिज्म है, अब ये प्रिज्म से क्या हो रही है कि प्रकाश जो है गुजर रही है, तो जब प्रिज्म से अब ये जाकर के ये क्या होती है, 7 रंगों में बढ़ जाएगी ऐसे। देखिए जब प्रकाश गुजरेगी और गुजरने के बाद ये आपका प्रिज्म है, और गुजरने के बाद होगी क्या कि ये जाकर के 7 रंगों में बैठ जाती है, तो 7 रंगों में जब बटेगी तो उसी घटना क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए यहां पे कौन कौन सा रंग हो जाता है, तो वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत जो है आपका एक होता है वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो और ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों में क्या होता है, बट जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण के बाद रंगों का समूह, रंगों का समूह, वर्ण विक्षेपण के बाद रंगों का समूह ही स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम। वर्ण विक्षेपण के बाद जो भी क्रम होता है उसी को, या जो रंगों का समूह प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए इस 7 रंगों को बंटने का कारण क्या है, 7 रंगों में बंटने का कारण
प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। अब देखिए यह है बैगनी, नीला, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और 7 रंगों में बंटने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं यहां पे कि सफेद रंग जो होता है, सफेद रंग वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब देखिए आप किसी चीज से गुजारते हैं प्रकाश को, क्या होता, पहले जो थी एक लॉकेट आ रही थी, वह बिल्कुल कुछ ऐसे हुआ करती थी, इस तरह से जो था, इस प्रकार का क्रम जो हुआ था उसमें, और इस प्रकार से बटी रहती थी, और जो है ज्यादातर जो है लड़के इसके शौकीन हो गए थे, वो पहनते थे इसको। तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए, इस प्रकार की लॉकेट हुआ करती थी। अब जो उसमें क्या होता था कि प्रकाश जो है गुजरा करती थी, बहुत से लड़के और लड़कियां जो थे एक फैशन के तौर पे इसे पहनने का कार्य किया करते थे, गले में लटकाते थे। तो इससे क्या होता था, जब प्रकाश इसमें पड़ती थी तो क्या होता था, चमक जाया करता था। जैसे आप देखते हैं सफेद रिंग होती है, उससे भी जब प्रकाश जो होती है सफेद, जिसमें रिंग या टाइप में लगा होता है, उसमें जब प्रकाश गुजरती है तो भी क्या होता है, 7 रंग में क्या होता है, बट जाता है। तो इसी घटना को क्या कहा गया है, स्पेक्ट्रम। मतलब इसी चीज को हम कह रहे हैं कि जो हमारा सफेद रंग होता है वो 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो आपने देखिए स्पेक्ट्रम क्या है, 7 रंगों का। अब देखिए सबसे कम किस रंग का जो होता है विक्षेपण हो रहा है, अब मेरे बच्चों की सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण संबंधी बात क्या है, इससे पहला देखिए टॉपिक क्या है, सबसे कम विक्षेपण, वाला रंग लाल, सर्वाधिक किसका हो रहा है, तो सर्वाधिक वाला जो है वह है आपका कौन सा, तो सर्वाधिक है बैगनी। तीसरा टॉपिक क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के किस सतह से होता है, तो यह है प्राथमिक सतह। किस सतह से होता है, तो प्राथमिक सतह। चौथी घटना देखिए, रंगों का क्रम क्या होता है, तो रंगों का जो क्रम है वो है VIBGYOR, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7, ये रंगों का क्या होता है, क्रम होता है। तो आपने देख लिया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के किस सतह से होता है, तो प्राथमिक सतह हो गई। रंगों का क्रम क्या है, विविग्योर है।
एक और टॉपिक देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे मतलब शीर्ष से नीचे आने पर वर्ण विक्षेपण का क्रम बढ़ता है। वैसे ही फिर क्या होगा कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। एक और टॉपिक देख लेते हैं बच्चों कि लाल रंग की चाल ऊर्जा आवृत्ति सबसे कम होती है। जो लाल रंग है इसकी स्पीड, एनर्जी और आवृत्ति जो होती है वो सबसे कम होती है। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो हमारी स्पीड है, ऊर्जा है और आवृत्ति है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें सबसे अधिक आवृत्ति तो फिर बैगनी की हो जाएगी। बैगनी की आवृत्ति, ऊर्जा और चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी। अपने बच्चों इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष रेनबो, आप रेनबो को देखते हैं तो रेनबो क्या होती है, हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश की 3 घटनाओं पर आधारित है। प्रकाश की 3 घटनाओं पे, वो 3 घटनाएं कौन कौन सी है, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, देखिए बच्चों जो इंद्रधनुष बनता है वो एक्चुअल में प्रकाश की 3 घटनाओं पे, एक तो परावर्तन है, दूसरा आपका परावर्तन है, अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण यहां पे देखिए बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण ही जो बनता है इंद्रधनुष, वो क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अब इंद्रधनुष जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। अब प्राथमिक होता क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष देखिए, जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, जिसके कारण
प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। हमने क्या कहा बच्चों कि जब बरसात हो जाती है और बरसात जैसे ही खत्म होती है तो हमें इंद्रधनुष जो होता है वह सूर्य के विपरीत दिशा में जो होता है हमें बनते हुए दिखाई देता है। तो रीजन क्या है, हमेशा देखिए हमेशा रीजन क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश वो जो बारिश की बूंदें पड़ी रहेगी उस पर जब पड़ती है तो उन प्रकाश की किरणों का दो बार क्या होता है अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है देखिए नीला रंग ऊपर होगा, नीला रंग क्या होता है ऊपर, और लाल रंग जो होता है वह होता है नीचे। अब आते हैं देखते बच्चों द्वितीयक क्या होता है। द्वितीयक में क्या होगा, सेम कंडीशन वही रहेगी, वर्षा की बूंद पर प्रकाश की किरण पड़ने पर इसमें क्या होगा, पड़ने पर दो बार अपवर्तन और प्लस दो बार परावर्तन। क्या होगा देखिए दो बार जो होता है परावर्तन और दो बार अपवर्तन की घटना होती है तो उससे द्वितीयक जो होता है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों दो बार परिवर्तन दो बार अपवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा बैगनी जो होती है ऊपर रंग होती है और लाल जो होता है इसमें क्या होता है नीचे होता है, और इसमें क्या होता है नीला रंग ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष भी जो है आपने देख लिया कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और किन किन घटनाओं पे आधारित है। तो मोस्टली जो है प्रश्न जो है यहाँ पे बन रहा है। और प्राथमिक और द्वितीयक क्या है आप समझ गए। प्राथमिक ये पूछेगा तो यहाँ पूछेगा कितनी बार अपवर्तन कितनी बार प्रवर्तन होता है, और द्वितीयक में पूछेगा तो कितनी बार प्रवर्तन और कितनी बार अपवर्तन होता है। बाकी आपसे तो परिभाषा पूछेगा नहीं। तो ये आपके ये इंद्रधनुष भी जो है खत्म हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या होता है देखिए दो परावर्तक पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को लेंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों लेंस और दर्पण में अंतर क्या है। ये हो गया लेंस और ये हो गया दर्पण। लेंस में घटना क्या होगी, इसमें अपवर्तन होगा। लेंस में जो घटना होगी अपवर्तन, इसमें क्या होता था दर्पण में परावर्तन। इसमें एक पृष्ठ होता था, इसमें जो होंगे दो पृष्ठ होंगे, फोकस दो होगा, इसमें एक फोकस एक होगा। तो ये जो थे हमारे अंतर देखने को मिले। हम लेंस और दर्पण को देखे, लेंस होता क्या है इसके बारे में भी जान गए। अब देखिए चलो लेंस तो मैं बता दिया, अब पढ़ेंगे हम लेंस का एक फ्रेम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये होता है लेंस। लेंस कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का होता है। एक है आपका अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस हो गया। अब अवतल लेंस भी जो होता है तीन प्रकार का होता है।
एक होता है उभयावतल, दूसरा होगा समतलोत्तल, समतलोत्तल, और एक होता है अवतल उत्तल। ठीक वैसे भी उत्तल जो होता है ये भी तीन प्रकार का होता है, उभयावतल, उभयावतल, समतलोत्तल, और एक होता है आपका उत्तल अवतल। ये जो है आपके लेंस, यहां पे आपने देखिए कि लेंस जो होता है आपका तीन प्रकार का है, सॉरी दो प्रकार का है, एक है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो होता है कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और उत्तल लेंस की जो होती है ये इस प्रकार का होता है। तो ये जो है आपका उत्तल है और ये जो है अवतल। अब अवतल लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि अवतल लेंस होता क्या है। देखिए उभया अवतल, थोड़ा सा आपको पढ़ा दूं अवतल लेंस होता क्या है। देखिए अवतल लेंस को हम यही पढ़ लेते हैं, किनारे का भाग, किनारे का भाग मोटा व बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। अब देख रहे हैं कि ये किनारे पर बिल्कुल जो है ये वाला हिस्सा किनारे पर क्या हो गया है आपका पतला हो गया है, और बीच में क्या है उभरा हुआ है, तो ये मोटा है। तो जब बीच में मोटा होगा तो वह होगा आपका उत्तल लेंस, और किनारे पर मोटा होगा चौड़ा होगा तो वो जो होगा अवतल लेंस होता है। अब देखिए हमने देखा था, इसको हम देख लेते हैं यहां पे कि ये जो लेंस होती है और ये जो हमने देखा उत्तल लेंस, तो देखिए जो अवतल लेंस होती है इसको हम कह सकते हैं कि ये होती अपसारी, अपसारी होती है, और उत्तल लेंस जो होती है ये होती है अभिसारी। मतलब इसका करने का काम क्या होता है कि यह प्रकाश को कलेक्ट करेगी चारों तरफ से और एक जगह क्या करेगी एकत्र करेगी। तो जब प्रकाश को एक जगह एकत्र करेगी वह होगा उत्तल लेंस, और जो प्रकाश की किरणों को पूरी तरह से फैला देगी वह होगा कौन सा लेंस, तो वह होगा हमारा अवतल लेंस। अब देखिए बच्चों उभया अवतल क्या होता है। उभया अवतल इसका नाम है उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, हिंदी में अर्थ कहेंगे तो उभय मतलब क्या होता है दोनों, कॉमन। अब कॉमन में क्या होगा, तो कॉमन करेगा उभय अवतल, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों भाग, दोनों पृष्ठ, भाग का मतलब क्या है दोनों पृष्ठ क्या होंगे अवतल होंगे। तो जब दोनों पृष्ठ क्या होंगे अवतल होंगे, जैसे मतलब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, तो दोनों पृष्ठ जब अवतल होंगे इसी को क्या कहते हैं हम उभया अवतल कहते हैं। दूसरी बात आती है समतल उत्तल। समतल उत्तल को समझिए, मतलब एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ क्या होगा अवतल, मतलब एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ अवतल होगा तो उसी को हम कहते हैं समतलो अवतल। अब देखिए समतल तो ये हो गया, समझिए समतल एक हो गया और इसी में क्या लगा दिया एक अवतल लगा दिया। देखिए ये बना दिया मैंने समतल और एक प्रकार से आपका अवतल लगा दिया, ये वाला हिस्सा देखिए समतल, ये वाला जो हो गया समतल हो गया और ये वाला क्या हो गया अवतल हो गया, तो इसको बोलेंगे समतलो अवतल। अब करें कि अवतलो उत्तल, तो अवतलो उत्तल की बात कर लेंगे बच्चों। देखिए अवतलो उत्तल, यदि मान लीजिए कि ये क्या हो गया हमारा अवतल हो गया, और एक उत्तल जानते हैं कि आपका कुछ इस तरह से होता है, तो ये वाला हिस्सा जो है अवतल उत्तल है और ये क्या है अवतल है। आप देखिएगा केला, केला जो राउंड शेप में होता है, तो राउंड शेप वाला क्या होता है जो केला होता है वह अवतल उत्तल का ही उदाहरण होता है, कि एक हिस्सा जो होगा अवतल और एक हिस्सा क्या होगा उत्तल, तो इसको बोलते हैं अवतल, अवतलो उत्तल।
अवतल उत्तल में दो ही शब्द दिया हुआ है, एक होगा अवतल, दूसरा होगा उत्तल। तो ये वाला अवतल, ये वाला क्या हो गया उत्तल। अब देखिए उत्तल लेंस क्या है। तो उत्तल लेंस मैंने बता दिया कि किनारे पर क्या होता है पतला तथा बीच में मोटा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, और उत्तल लेंस कहते हैं। और यह उत्तल लेंस जो होती है क्या होती है, अभिसारी होती है। तो उभय अवतल की बात कर रहे हैं, उभय उत्तल। अब देखिए उभय उत्तल क्या होता है, मतलब इसमें दोनों पृष्ठ क्या होंगे, उत्तल होंगे। तो जिस दर्पण के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उसी को उभय उत्तल कहते हैं। और उभय उत्तल में देख लीजिए ये वाला हिस्सा बनेगा, ये भी उत्तल और ये भी उत्तल। समतल उत्तल, एक होगा समतल और दूसरा क्या होगा उत्तल। तो जब समतल और उत्तल दोनों से मिलकर बना होता है तो समतल उत्तल कहते हैं। एक हो गया समतल और ये वाला हिस्सा ऐसे राउंड ले लिया तो ये क्या हो गया हमारा उत्तल हो गया। दूसरा करें उत्तल अवतल, मतलब एक हिस्सा उत्तल होगा और दूसरा क्या होगा अवतल होगा। तो उत्तल अवतल की बात कर लेंगे। देखिए उत्तल ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका उत्तल हो गया, उभरा हुआ है तो ये उत्तल हो गया। और एक हिस्सा मैंने फिर ऐसे ले लिया, ये राउंड शेप में ले लिया, राउंड शेप में, तो ये वाला क्या हो गया आपका अवतल। तो एक अवतल और एक उत्तल होता है तो इसको बोलते हैं उत्तल अवतल। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो लेंस मैंने बता दिया, लेंस के पार्ट बता दिए और प्रत्येक के कितने कितने हिस्से होते हैं, ये था आपका लेंस। अब देखिए बच्चों लेंस संबंधित परिभाषाएं क्या है। तो लेंस संबंधित परिभाषाएं क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या कह रहा है, प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, या चित्र के माध्यम से देखिए। ये मान लीजिए कि आपका लेंस है, ये हो गया आपका लेंस। तो लेंस के पास से ऐसा स्थित बिंदु होता है, लेंस के भीतर ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश के किरणों का क्या होता है, प्रकाश की किरणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश के किरण में जहां से प्रकाश की किरण गुजरती है वहां से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश के किरणों का विचलन नहीं होता है, जहां से प्रकाश के किरणों का क्या होता है, विचलन नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ओ से प्रदर्शित करने का कारण क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है इसीलिए इसे ओ से इंडिकेट करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए अब यहां से जो हिस्सा था, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा था हमारा, अब क्या है कि प्रकाश की किरण जो है हमारी इस बिंदु से क्या हो रही है, मान लीजिए है, और यहां से क्या हो रही है, गुजर रही है। तो जब गुजर रही है तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन जब नहीं होगा, जैसे गई निकल गई, उसमें विचलन हो भी नहीं किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखिए बच्चों फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसका प्रदर्शित जो करते हैं बच्चों वह करते हैं किससे, एफ से, कैपिटल एफ से करते हैं। उसके बाद है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे फोकस कहते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए बच्चों, करें किस मुख्य अक्ष समांतर। अभी इसको हम आपको बिल्कुल डायग्राम से समझाएंगे, पहले देख लेते हैं परिभाषाएं। मुख्य अक्ष क्या होगी, तो मुख्य अक्ष उसे कहते हैं दोनों पृष्ठों के लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अब जब दोनों केंद्रों को क्या होती है, मिलाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी क्या है, इसको देख लेते हैं डायग्राम से। ये है आपका लेंस। मान लीजिए लेंस जब है तो कहीं ना कहीं ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कहीं ना कहीं इसका एक राउंड शेप इधर वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर इधर होगा, और ये वाला जो राउंड शेप में है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर इधर होगा। तो जब हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब ये कह रहा है कि फोकस दूरी, तो ये हम प्रकाशिक केंद्र बता दिए थे। अब फोकस दूरी है तो फोकस दूरी तब तो ज्ञात करेंगे जब फोकस हमें पता होगा। तो फोकस क्या होगा, फोकस के लिए मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण चल रही है, और चलने के बाद क्या होती है कि अपवर्तन के बाद जहां टकराएगी, यहाँ पे मान लीजिए यहां से चल रही है और यहां पे क्रॉस कर दी यहां पे, तो यही हमारा क्या होगा, फोकस होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। ये आपका है फोकस। उसके बाद देखिए ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। अब देखिए ये प्रकाशिक केंद्र O, और O से F के बीच की दूरी जो होगी इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो हम इसको कह सकते हैं फोकस दूरी, अर्थात हम कह सकते हैं कि OF जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी। तो आपने देखिए बच्चों, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष क्या क्या है, ये सारी चीजें जो थी लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस कितने प्रकार का, उन लेंसों का कितने प्रकार हुआ, कितना भाग है, इन सारी चीजों को जो है आपको मैंने बता दिया। अपने बच्चों लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब लेंस की क्षमता होती क्या है, क्षमता का मतलब तो यही ना हुआ कि किसी चीज को बढ़ा करके या घटा करके दिखाना, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए P बराबर क्या होता है, 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f, जहां f क्या है, मीटर में। f किस में होना चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, f मीटर में होना चाहिए। अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, D से, D फॉर डायोप्टर होता है। अब जो लेंस है, तो लेंस तो दो है ना, एक है उत्तल, दूसरा क्या है, अवतल।
तो जो उत्तल लेंस की, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपने देख लिया बच्चों कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। डायोप्टर तभी होगा जब वह फोकस दूरी क्या दिया हो, मीटर में दिया हो। यदि मीटर में नहीं दिया है तो सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके हल करेंगे। देखिए कह दिया जाए प्रश्न के रूप में, एक व्यक्ति के लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, वह व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग कर रहा है। आप देखेंगे कि मैंने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो कहीं ना कहीं दो डायोप्टर की बात कर रहा है, तो दो डायोप्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह लेंस कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बच्चों, और उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। यहीं पे एक प्रश्न कह रहा है कि दो डायोप्टर है, तो ये बताइए उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी हम क्या निकालेंगे, मीटर में निकालेंगे। तो दो डायोप्टर है तो हम लिख सकते हैं कि हमने देखा कि P बराबर जो दिया हमारा है वह कितना दिया हुआ है, 1/f। इसका मतलब कि P की वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पे, आप समझेंगे बच्चों, यहीं पे P बराबर दे रखा है 2 डायोप्टर, P बराबर 2 डायोप्टर दे दिया। तो यदि मैं इस सूत्र पे रखूं तो 2 बराबर हो जाएगा 1/f। अब देखिए तो यहां से निकालेंगे f बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 1 बाई भाग करेंगे 0.5। अब 0.5 आया, इसका मतलब कि 0.5 मीटर, फोकस दूरी क्या होगी 0.5 मीटर, अर्थात हम कह सकते हैं यदि सेंटीमीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी फाइंड कर लिया आप कि डायोप्टर दिया हुआ है तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, यदि फोकस दूरी दिया हुआ है तो डायोप्टर कैसे निकालेंगे, यहीं से आप हल कर लिए। तो ये जो बच्चों आज की जो क्लास थी वह लेंस, रंग, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सारी चीजें जो थी आपको एक ही टॉपिक में एक शॉर्ट में मैंने करा दिया। अब जो है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बाकी रह गया है, उसको भी बता दिया जाएगा। आप जो है पढ़ें, बिल्कुल फ्री पढ़ें, और ये क्लास जो होगी बिल्कुल फ्री चलेगी और प्रतिदिन क्लास होगी। ज्यादा से ज्यादा बस आप देखें और कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।